दिए हैं जनाब स्पीकर इनके, हर चीज पे, हर फिगर पे 2 नंबरी। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा जनाब स्पीकर कि आपका बजट इलीगल प्रेजेंट ही ठीक तरह नहीं हुआ, इकोनॉमिक सर्वे आपका जो है वो आपका झूठ पे मबनी, ये बजट डॉक्यूमेंट आपका ये डडू बजट आपने पेश कर दिया। उसका क्या कसूर है जो 15 या 25,000 तनख्वाह में बिल अदा करता, वो बोझ उठा रहा है, उसका जो बिल नहीं देता। आप 100 बंदा लेके गए, मैं तो 1000 बंदा लेके जा सकता हूँ ग्रिड स्टेशन पे, मगर मेरा तफरीह का तस्वर हो रहा है ना, मैं किसी पार्क में जाऊंगा, किसी जलसे से खिताब कर लूंगा, मैं तफरीह के लिए ग्रिड स्टेशन नहीं जाऊंगा। हम वो नहीं है जिन्होंने बिल जला के कहा था कि आज के बाद बिल नहीं देने, कभी ऐसा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिजली का बहरान बढ़ता चला जा रहा है और अब चीफ मिनिस्टर बाकायदा प्रोटेस्ट को लॉन्च करते हुए और उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या इसे बगावत समझा जाए वफाक के खिलाफ, या वाकई एक जेन्युइन मसला है जिसे वफाक को हल करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब वहाँ पे MPAs हैं, MNAs हैं, वो ग्रिड स्टेशंस के अंदर जाके फीडर्स ऑन कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को बिजली प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे फ्री फॉर ऑल हो गया बिजली का सारा मामला। अब वफाक उसमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुआ और उसके लिए एक लार्जर बेंच बन रहा है। अब अगर एक लार्जर बेंच बन जाता है और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उन दोनों को अगर वो कायम रखता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो फड्डा है, एक सियासी फड्डा है, उसके अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है। कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को दबाना तो नहीं चाहती, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, बहरी अमूर के वफाकी वजीर हैं, शुएब शाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ एक माशी माहिर हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर साहब से मैं बिजली के मामले पर डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इशू है बिजली का, और गंडापुर साहब तो ज़ाहिर अपने आवाम को सर्व कर रहे हैं और वो समझते हैं कि आवाम के साथ ज़्यादती है। 12 घंटे से ज़्यादा अगर किसी जगह लोड शेडिंग हो रही है तो चीफ मिनिस्टर को स्टैंड तो लेना चाहिए, तो वो एक बजा तौर पर एक स्टैंड लेते हुए नजर आता है, लेकिन वफाक नाराज है इस बात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, पहले तो हम समझते हैं कि ये 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, ये है क्या मसला। मसला ये है कि हमने 2014 में पूरे पाकिस्तान में इजरा किया था रेवेन्यू बेस्ड लोड शेड का। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे बिल, फॉर एग्जांपल 2 सर्कल ऐसे हैं पेशावर के, पेस्को के, जहां पे 30% भी बिल नहीं आता, एक तीसरा सर्कल है जिसमें 50% मुश्किल से बिल कलेक्ट होता है, और कुछ सर्कल ऐसे हैं जो बाकी, जो नेपरा का जो डिटर्मिन्ड कलेक्शन है उसको भी पूरा नहीं करते। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में इजरा है कि जहां पे ऐसा कुछ है वहां पे नॉर्मल से ज्यादा यानी कि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेड किया जाएगा। इस वक्त बलूचिस्तान में मैंने चेक किया, वहां भी कई जगह 18 घंटे लोड शेड करना पड़ता है बिकॉज ये रेवेन्यू बेस्ड लोड शेड है। मे बी क्वेटा में अगर 10-12 घंटे लोड शेड हो रहा है तो वहां पे ज्यादा हो रहा है। सो ये एक तो बात है कि हमने मुसावी तौर पे पाकिस्तान में लागू किया। 2014 में PMLN की गवर्नमेंट ने ही ये इजरा किया था, पर आज तक इसका नतीजा ये नहीं निकला कि वहां पे कलेक्शन बेहतर हो गई हो, क्योंकि अभी भी पेस्को और टेस्को को मिलाएं तो आपको नजर आएगा कि 335 अरब के करीब कलेक्शन रेवेन्यू की जरूरत है वहां पे, जो कि नहीं हुई। मसले को आगे बढ़ाने का जो हल है वो यूं है कि हमें पेस्को की कलेक्शन को ठीक करना है, हमें लेस्को की कलेक्शन को ठीक करना है, हमें पाकिस्तान में मेप्को की कलेक्शन को ठीक करना है, इन सब डिस्कोस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करना है इन द शॉर्ट रन, बोर्ड्स ठीक करने हैं, CEOs हम बारहा तब्दील करते रहते हैं, पेस्को में भी ऐसा किया है। सो ये फेडरल अथॉरिटीज और KPK अब कह क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 12 घंटे लोड शेड कर लें बेशक आप रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग। आई एम गोइंग टू से कि ये तो खुद ही एक सीरियस मसला है कि 2 इतनी जिम्मेदार अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि इतनी चोरी तो है कि हमें इतना लोड शेड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि एनर्जी सेक्टर, स्पेशली पावर सेक्टर, जो कि 2600 अरब का सर्कुलर डेट बनाए बैठा है, हर जगह रिकवरी का इशू आ रहा है। सवाल है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि फर्ज कर लें कि हम सब एक ही सेक्टर में रह रहे हैं और उसमें 3 लोग बिल दे रहे हैं और एक आदमी बिल नहीं दे रहा। अब जो बिल नहीं दे रहा उसकी वजह से अगर मुझे भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होगी कि भाई जो बिल नहीं दे रहा आप उसको पकड़े ना, आप मेरी बिजली क्यों बंद कर रहे हैं।
ये बात दुरुस्त है, और इसके लिए लोकल अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक स्टेज पे हम सोचते थे कि ये जो डिस्कोज हैं ये प्रोविंसेस को दे देने चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जो लोकल पुलिस का निज़ाम है, लोकल रेवेन्यू का निज़ाम है, वो तो सब लोकल अथॉरिटीज यानी कि पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो हमें पुलिस या निज़ाम को यूज़ करना है, या हमें क्या जो अपना स्टिक है उसको यूज़ करना है, या उनकी बिजली काटने के लिए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 100 घर हों, उनमें से अगर 50 नहीं दे रहे तो हम एक फीडर पे उसको बंद कर दें। सो हमें ये बंद करना पड़ता है। बट इन दी एंड जावेद साहब आज जहां पे आ खड़े हुए हैं, तो तय तो ये करना पड़ेगा ना कि ये 10 डिस्को सरकार की तहवील में नहीं चल रहे। सो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, चाहे कंसेशंस के थ्रू जाएं। ये जो हमारे जेनकोज हैं ये भी नुकसान ये फौरी तौर पे करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, नहीं तो जाहिर है मसला उलझता चला जाएगा। कैसे शेख साहब, अब जाहिर है आप बिजनेसमैन भी हैं और जो सूरत हाल आपके सामने है खैबर पख्तूनख्वा में, ऐसा लगता है जैसे पूरा सूबा उबल रहा है और वहाँ पे MPs और MNAs और मिनिस्टर्स खुद जाके फीडर्स ऑन कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब वफाक के हाथ से निकल गया फिर यह सारा सिस्टम। जी देखिए, बहुत मौसम गर्म है और पूरे मुल्क में, जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी 12-12 घंटे होगी। मैं अभी चंजोट से आ रहा हूँ, 3 दिन वहाँ रहा हूँ, नहीं 12 घंटे की वहाँ भी लोड शेडिंग है। जो आप बिल देते भी हैं लोग, कई किस्म के मसाइल हैं, कुछ हमसे टैकल नहीं हो पा रहा, जिसकी कोशिश हो रही है। और डॉक्टर साहब ने जो आखिरी जुमला कहा ना कि हुकूमत का ये काम नहीं है, हम फेल हो गए हैं ना, इसमें सीधी बात है। माने ना फिर हम मान रहे हैं, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और हमें स्टेट ओन एंटर, आज भी मैं मीटिंग करके आऊँ 4 मिनिस्टर से, मैं भी उस कमेटी में हूँ। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमसे नहीं चल पा रहे। ये जगह था ना, हुकूमत तो कोई किसी जगह किसी इदारे पे, लेकिन ना तो हमने सोच लिया है कि ये तो इस तरह अभी भी 500 अरब रुपए का खसारा है। जो बिजली आपके चार्जेज हैं उससे 500 अरब रुपए कम मिलते हैं हम। ठीक है, तो बहरहाल ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं हो पा रहा। और गर्मी में लोगों का जो बुरा हाल है उसमें तो हमें शिकायत करते हैं ना। मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे इलाके वाले लोग, और जाहिर है उनके मुतालबात। तो फिर गंडा साहब का जो मौकफ है वो जायज़ है, गंडा साहब तो खैर खुद इंटरवीन कर रहे हैं ना, वो तो नहीं है कि देखे ना उसका हल वो उनके पास उनकी हुकूमत रही तब हल नहीं निकला। ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारी हुकूमत का, ये मानना चाहिए ना। जैसे मैं तस्लीम कर रहा हूँ, तो कोई भी हुकूमत आके नहीं कर सकी। कैपेसिटी हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ट्रांसमिशन ही नहीं है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी। और अगर ये कोई हल नहीं है, अगर हम 12 घंटे की का जो बिल नहीं देते कर देते, हमें ही नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि आप बिजली आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन इस पर बहुत गौर हो रहा है, हुकूमत पूरी तवज्जो कर रही है। अब यही समझ रहे हैं हम कि सोलर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और वही, लेकिन जैसे कि सोलर को आप प्रमोट करेंगे ना, तो ये तो आपने पैसे देने ही देने हैं। जो इंस्टॉल कैपेसिटी की पेमेंट है वो तो आपने करनी है। तो फिर फायदा क्या हुआ है सारे कारखाने चलाने? बस ये तकलीफ दे मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यही देखना है कि कितना किस जगह ज्यादा नुकसान है, किस जगह किस तरह हमने करना है, विंड की या सोलर की। और फिर ये तो हमें ऑलरेडी जो लगा चुके हैं उसका सही आप कह रहे हैं कैपेसिटी चार्जेज हैं, और वो तो आपको देने आप। तो अवल हमारे यहाँ ग्रोथ भी पिछले कुछ अर्से से नहीं हुई ना, कुछ सालों से। तो बिजली में भी यानी उनकी डिमांड में भी। तो ये शेख साहब ये बड़ी जाती है कि पहले गवर्नमेंट्स के कुछ लोगों ने सोलर पैनल्स इंपोर्ट करके अपना बिजनेस चला के वो बेच दिए, टैक्स फ्री थे। और उसके बाद अब जो है वो चार्जेस लेना शुरू कर दिए कि नहीं इस पे आप वो पेमेंट्स आपको नहीं दी जाएगी, अब आपको मार्केट रेट पे आपसे बिजली खरीदे। ऐसा कोई नहीं है। हाँ। सोलर को हम अलाउ कर रहे हैं और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और दुनिया में सोलर की कीमतें बहुत कम हुई हैं। हाँ, आपने देखा होगा यहाँ भी आधी रह गई है। हाँ। तो हम तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में मसलन जहाँ पेमेंट बिल्कुल नहीं देते लोग, नहीं बिजली के बिल नहीं भरते, वहाँ हम कोशिश करें कि उनको काश्तकार को सोलर जो है वो गिफ्ट दे दें, उनको पैसे दे दें ज्यादातर उसमें, ताकि कम से कम उसको फायदा तो हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो प्रॉब्लम है वो, ये उसको हल करने के लिए। अच्छा शेख साहब देखिए, अब ना गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है, और चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कानून को नाफिज करे, बजाय इसके कि वो कानून को तोड़े और आवाम को खुद सड़कों के ऊपर लेके। अब अगर आवाम सड़कों पे आ जाते हैं और उन्हें फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाती है, तो कल जब आपकी गवर्नमेंट होगी तो आप कैसे बिल वसूल करेंगे लोगों से? देखिए, किसने कहा है कि फ्री बिल दें? आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने यही वाला सवाल यहाँ लिखा होता, मैंने कहा कितनी जाहिलाना पॉलिसी बनाई है कि आप 4 बंदे रहते हैं,
2 बंदे या 3 बंदे बिल दे रहे हैं, एक बंदा या 2 नहीं दे रहे, मेरी बंद कर और सजा आप 4 को दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप बिल वसूल करके दें उनसे। हाँ, और 22 घंटे किसी इंसान को आज के जमाने में बिजली के बगैर आप उनको बिठा रहे हो, 18 घंटे से 22 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग है। यानी एक सूबे को आपने सजा देनी है क्योंकि उन्होंने पीटीआई का सपोर्टर है, उन्होंने पीटीआई को वोट दिया है। इस्लामाबाद में पंजाब में भी ये सूरत हाल है, आप बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल, सिंध के अंदर भी हो रहे चले है, मगर शेख साहब खुद बता रहे हैं कि जी 12-12 घंटे है। मैं तो इस बात पे परेशान हो गया कि गंडापुर साहब इस बात पे राजी हो गए कि जी 12 घंटे आप लोड शेडिंग कर लें। यानी नॉर्मल इंसान ये सोच नहीं सकता कि 12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद कौन सी फैक्ट्री चलेगी, कौन सा आपका कारोबार चलेगा, कैसे आप गर्मियों में जिंदा रहेंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, आपका निजाम जिंदगी कैसे चलेगा। इसके लिए बजाय इस बात के SIFC हर काम के लिए बैठी हुई है, आपकी कैबिनेट्स बैठी हुई है, आपके 4 सूबाई मिनिस्टर्स को बिठाएं, चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर बीच में बैठे, आप इसका हल निकालें ना। लेकिन सर उसका ये हल कहां से है? सूबों ने करने हैं, याद रखें, सूबों ने नहीं करनी। 335 अरब रुपए देने फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करे, उनके जरिए उसको इंप्लीमेंट कराए। मुझे आप बता दें 1600 अरब रुपए आपने दबाए हुए हैं KP के, वो तो आप देने को तैयार नहीं है। आपको ये डंडा जरूर नजर आ रहा है कि जी वहां रेवेन्यू लॉस है। भाई लॉस है, आपके एक एंटिटी का लॉस है, आप उसको इंप्रूव करो, उसके अंदर एक पॉलिसी बनाएं 4 सूबों में, उसको एग्जीक्यूट कराएं। ये कौन सा तरीका है कि एक सूबे को आप 22 घंटे के लिए बिजली से महरूम कर दें, सिवाय सिर्फ इस बात के कि आप उसको उसके जो हक है वो भी ना दें, और उसको इस बात की सजा दें कि जनाब तुम PTI के हो, लिहाजा आज तक। अच्छा जी, पुलिस शेख साहब कह रहे हैं जी इन्वॉल्व नहीं होती। भाई पुलिस को आपने इन्वॉल्व होने जोगा छोड़ा है? मुझे बता दें, मैं आपके सामने बैठा हूं, पिछले फ्राइडे को हमने एक प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। ठीक है, आप FIR होगी। FIR क्या हुई? मैं आपको FIR की कहानी बताऊं। एक तो 10 बंदे गिरफ्तार हो गए हमारे, मेरा अपना भतीजा वकील है, वो गिरफ्तार हो गया, आज जमानत होगी, अभी तक बाहर नहीं आए। वो क्या होता है मुझे बता दें। FIR में क्या दफे हैं? जहां से हम शुरू हुए पूरे मीडिया के सामने, शुक्र है कि हम प्रेस क्लब के सामने थे, किसी ऐसी जगह पे नहीं थे। जहां से हमारी रैली शुरू होती है आधे घंटे में खत्म होती है, प्रेस क्लब के सामने हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से वहां खड़े हैं। हमारे ऊपर घेरा डाला गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी, डकैती, इक़दाम कत्ल 324, 395, 788, बाकी भी कुछ 15-20 और उनकी ये पर्चा है। यानी अगर आपने पुलिस को लोगों की चादर चारदीवारी की पामाली, तो देखिए 2 लोगों के ऊपर जुल्म करना, एक तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगा, बस वो बच गया है, और दूसरा 17 किलो हेरोइन ही डली। ये 2 काम बच गए हैं बहरहाल। लेकिन मुझे ये बताएं, 3 महीने में ये 6ठी FIR है मेरे खिलाफ, बाकियों को छोड़ते हैं। मैं यहाँ का इलेक्टेड MNA हूँ, ये अलग बात है। कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया, वो हम उसकी तफसील आपने हल किया आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट जी। फॉर्म 45 लेके हम घूम रहे हैं, और पता नहीं ये ना हो कि फॉर्म 45 के हम अपने बहाल होकर आए तो अगले दिन ये डिसॉल्व भी हो जाए। हमें लग यही रहा है असेंबली डिसॉल्व हो जाए, असेंबली डिसॉल्व, फिर फॉर्म 45 लेके घर चले जाए, फिर नए तरीके से वो फॉर्म 45 वहीं के वहीं रह जाए। एक बात बता दें, पुलिस को इन्होंने सिखा ये दिया है किस तरह चादर चारदीवारी की पामाली करनी है, किस तरह लोगों को उठाना है, किस तरह बेईमानी करनी है, किस तरह बदमाशी करनी है, किस तरह लोगों के घरों के ऊपर अटैक करना है। आपने उनको कानून की रखवाली तो सिखाई नहीं है, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट पुलिस को कहां इस्तेमाल कर रही है। और ये जो कठपुतली लोग बैठे हैं, KPK में आपकी तीसरी गवर्नमेंट है, वहां पे पुलिस को मुख्तलिफ होना चाहिए था। हमारी पुलिस, एक बात बताऊं, हमारी पुलिस जब हमने दुरुस्त की थी वो बेहतरीन पुलिस थी। ठीक है, आज भी हम दोबारा उनको ट्रैक में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस अंदाज से इन्होंने हरकतें की। आपकी जो पुलिस है जब FIR काटती है तो फजल अलाई जो MP है, जिसने जाके फीडर ऑन करके वहां 4 पहिए डाल के लेट गया था, उसका नाम FIR में देती। इतनी एफिशिएंट है वैसे पुलिस में। ब्रेक लेने दे खान साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हल क्या है इसका। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि इसका हल क्या है? आपके जहन में हल आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म हल होना चाहिए एक, नहीं तो ये क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा है, कल पंजाब होगा, फिर बलोचिस्तान होगा, सिंध होगा, कहां तक जाएंगे सर हम? कश्मीर आपके सामने।
जावेद साहब, अब बहुत ही इसको हम सहर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म हल ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेस्को की हो, लेस्को की हो, मेप्को की हो, पाकिस्तान में जिस जिस अदारे की है उसको बेहतर करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है इनके बोर्ड्स को ठीक करे, इनके सीईओज काबिल लगाए और उनको फ्री हैंड दे, फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस, कि वो काम करें। नंबर 2, जो सारी चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात का अदराक करें कि चूंकि पुलिस और रेवेन्यू का महकमा उनके पास है, जो कलेक्शन है उसमें मदद करें ताकि हम ये जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेड है, बिल्कुल दोनों ठीक कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, दोनों ठीक कह रहे हैं, उसको हम ये 18-20 घंटे से तोड़कर ला सकें एक नॉर्मेलिटी में। आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने शुरू में भी यही कहा था कि 12 घंटे पे ही मानना जो है आजकल के दौर में दोनों अथॉरिटीज का मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सो दूसरी ये बात है कि प्रोविंशियल अथॉरिटीज को ये काम करना है, पर वी हैव टू गेट दी पावर डिवीजन गोइंग। मैं आज भी कहता हूं, कैसर साहब समझदार आदमी हैं, समझते हैं इन चीजों को। पावर डिवीजन में एक सेल बनाइए, रिफॉर्म सेल, उसमें 4-5 लोग वो लाइए जो पावर सेक्टर की सर्जरी शुरू करें। क्या मतलब है? जो डिस्कोज हैं उनको निकालिए अपनी तहवील से। अगर कोई प्रोविंस लेना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंसेशंस एग्रीमेंट जो भी करना चाहते हैं, मैं आपको एक फिगर दूं, आईएसको और लेस्को जो हैं वो पिछले 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। हमें सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। टैरिफ का रिफॉर्म जावेद साहब होने वाला है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, बड़ी सादा गुफ्तगू ये है। हमारा टैरिफ ये है कि जावेद साहब जब आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं तो बिजली महंगी हो जाती है। अभी कैसर साहब बता रहे हैं कि 43-45 हजार मेगावाट बिजली है हमारे पास और बिजली सरप्लस है। सो मार्जिनल उस पे जाएं। पीटीआई ने अपने जमाने में ये काम थोड़ा शुरू किया था कि हम मार्जिनल बिजली अगर मैं ज्यादा इस्तेमाल करूं तो उसको सस्ता करें। फिर सबसे बढ़ के ये रियलाइज करें कि जो इनकम सपोर्ट है उसमें लेके जाएं सब्सिडीज को। बिजली की कीमत चार्ज करें हर उस शख्स से जो बिजली की कीमत है, ताकि आपका ये जो क्रॉस सब्सिडी का निजाम है ये निकल जाए। आखिरी बात एक ये कहूंगा कि जो जनरेशन की कॉस्ट है उसको नीचे लाया जा सकता है, पर दैट इज द बोल्ड स्टेप। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में मैं और आप अपने घर में गीजर में गैस जाया कर रहे हैं, चूल्हे पे गैस जाया कर रहे हैं, पानी गर्म करने पे गैस जाया कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी है हमारे उन पावर प्लांट्स में जिनमें हम इंपोर्टेड एलएनजी लगाते हैं। आप घरों में बिजली के निजाम पे जाइए और गैस को लेके जाइए ताकि बिजली सस्ती हो। आईपीपी से अभी चाइना गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं आई। उनसे हमारे जो चाइनीज आईपीपी हैं 12 से 15 अरब डॉलर हैं, जिनको रीफ प्रोफाइल करें ताकि 4-5 यूनिट उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो प्रोडक्शन में। और जो एलएनजी पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, इनको कन्वर्ट करें ऑन टू लोकल फ्यूल्स। ये एक खाका है जो मैंने आपके सामने रखा है, पर इस खाके को अमली जामा कोई भी नहीं पहना पा रहा। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और आखिरी बात ये करूंगा, नेप्रा और ओगरा टैरिफ देने के आगे नहीं जा पा रहे। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि एक मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट होनी चाहिए ताकि मुझे डंडे की जरूरत ना पड़े, एक कंपटीशन हो। आप आज फोन का बिल ना दें, आपका फोन बंद हो जाएगा ना। सो कंपेटिटिव मार्केट है इस वक्त जो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। 10 साल से लगे हुए हैं इसको क्रिएट करने को। अब ये सारी चीजों को अगले 5 साल में अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो ये एग्रीकल्चर पे भी बोझ है, एक्सपोर्ट्स पे भी बोझ है, और डोमेस्टिक जो 16-16 घंटे की लोड शेड पंजाब में भी, बलोचिस्तान में भी, केपीके में भी, सारे इलाकों में जहां पे बोझ पड़ रहा है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बट ये करने की टीम आज भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। दैट इज माय कंसर्न। ओके, वैसे शेख साहब एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट है कहाँ पे? आप टैक्स देख लें, वहाँ पे गवर्नमेंट किसी जगह नजर नहीं आती, कहते हैं टैक्स कलेक्शन तो हो ही नहीं रही। इतने बड़े बड़े इदारे हैं और जब आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो जो दे रहा है उसे कहेंगे इसी से मजीद वसूल कर लें आप, और अगर उसी से वसूल करना है तो एफबीआर की जरूरत क्या है? बिजली जो है उसके बिल वसूल नहीं गवर्नमेंट कर पा रही। गैस जो है वो हमने चूल्हों में और गीजर में जला दी है जबकि उसको हमने और किसी जगह पे इस्तेमाल करना था। रोड नेटवर्क आपके सामने है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके सामने। तो गवर्नमेंट है कहाँ आपकी? देखिए, गवर्नमेंट जहाँ आपने एफबीआर और टैक्स की बात की ना,
वहाँ तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में इतने इजाफा कभी नहीं था। 2 साल पहले 7,000 अरब रुपए FBR वसूल करता था, एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ। अगले साल हम प्लान करें 13,000 अरब रुपए। बात ये है कि और वो ये जो टैक्स इस बार लगाया है ना, मैं खुश हूँ ये बात करते हुए कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता कि अमीर आदमी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उनको, मुख्तलिफ चैम्बरों से मेरी फैमिली प्रेजेंट है, तो हम ये जिसकी आमदनी ज़्यादा थी ना उस पर टैक्स नहीं था। अभी भी एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है जो लगना चाहिए, कहाँ भी आमदनी हो कोई भी आमदनी, और ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इस बार हमने टैक्स डायरेक्ट ज़्यादातर डायरेक्ट टैक्स लगाया है। देखिए ना, प्रॉपर्टी एक मेन चीज है, लेकिन प्रॉपर्टी की नर्व तोड़ दी आपने, बाकायदा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है कि एक आदमी फर्ज करें कि शुएब साहब हैं, इनके वालिद साहब से एक प्लॉट मिल गया, जब वो बेचेंगे तो उसका 45% भी इनको देना पड़ गया गवर्नमेंट को। ये प्रॉपर्टी में इस बार देखें ना FBR की प्राइसेस बहुत कम थी। आप देखिए तो सही ना, क्यों 12 अरब डॉलर प्रॉपर्टी लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ दुबई में ले ली। क्या ये तो उसको पकड़े ना जाके, उनको तो हाथ कोई नहीं लगा सकता। वो तो नकवी है, वो तो जरदारी साहब हैं, वो तो शरीफ है, उनको हाथ कौन लगाएगा? आपका पॉइंट है, वही बात सही कह रहे हैं कि यहाँ से लोग लेके गए ना, यहाँ पे लगाए ना प्रॉपर्टी में। हम देख यहाँ लोगों के पास ब्लैक इकॉनमी है, सारा ब्लैक पैसा, जब 5% देते नहीं थे, तो अभी ये आप प्लॉट खरीदेंगे तो 5% देंगे, आप अगर बेचेंगे तो 45%। प्रॉपर्टी का तो आप सही, काफी फर्क पड़ा है, बिजनेस भी काफी स्लो उसका हो गया है। इस्लामाबाद इन पर्टिकुलर मैं भी समझता हूँ यहाँ, लेकिन सूरत हाल ये कि टैक्स भी तो आपने लेना है और अमीर लोगों से लेना है ना, जो पे कर सकते हैं उन्हीं से लेना है। अगर हम सेल टैक्स ही लगाते जाएंगे या ड्यूटी नहीं लगाते जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स। सर आपने गरीब को अमीर करना था, आप अमीर को भी गरीब कर रहे हैं। नहीं, अमीर गरीब नहीं, अमीर ने तो कमाल, आपके स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं साल में दुनिया का सबसे बेहतर कैसे हो गया। अगर इंडस्ट्री कमा नहीं रही, मेरी थ्योरी ये है कि यहाँ तो कमाई इतनी ज्यादा है, हम लोगों ने कमाया है, विंडफॉल प्रॉफिट भी कमाए हैं, और सिर्फ बात करते हैं। मैं अपने परदादा साहब से भी उस वक्त भी सुनता था, जी मंदा है बहुत कारोबार में। हम मानते ही नहीं है, कारोबारी लोगों को भी कहना तो चाहिए, जो बिजनेस हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस जैसा बिजनेस कहीं नहीं होगा, बहुत बेनिफिट है। और हुकूमत से ही किया है इस बार 13,000, मैंने मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म साहब को भी, कैबिनेट में भी है। उन्होंने कहा कि आप कहते थे ना कि अमीर को लगाएं, हमने लगाया है। जब तक वो नहीं होगा ना जी, आम आदमी को लगाते रहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स हमने इस बार बिल्कुल कोई ऐसा लगा हो जैसे डब्बे का दूध, ये वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी लोगों का प्रॉफिट देखे ना, वो कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर उन्होंने सेल टैक्स दे दिया, वो तो 40-50% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सेल्स टैक्स तो हमारी तरफ नहीं लगता है, लेकिन रेफर तो हमारी तरफ है दोस्त, मैं वही, बल्कि वो 18% 20% लेके ना मुझसे, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं वही पॉइंट, आपका पॉइंट ठीक है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि जब 40% कमा रहे हैं, अब कोई सेल टैक्स अपने उससे प्रॉफिट में कमी करें ना, प्रॉफिट चीज पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे का सारा उनको नहीं आम ट्रांसफर होगा ही नहीं, नहीं तो ओपन जो मार्केट का दूध है वो लोग उस पर चले जाएंगे अगर आप ज्यादा महंगा करेंगे। अब वो अपने प्रॉफिट में से कुछ कम करें, अमीर जो कंपनी है। आप स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रहा है, आप अंदाजा कर लीजिए ना। तो आप उसमें टैक्स लेना उनसे, और टैक्स ले रहे हैं ना, तो हमने बढ़ाया 40% टैक्स एक साल में। मैं मुझे कोई 40-50 साल हो गए, मैं FBR से डायरेक्टली रिलेटेड हूँ, कभी 40% टैक्स एक साल में नहीं बढ़ा, और वो ज्यादातर डायरेक्ट टैक्स है। और हम ये देखें ना, मैं आपको बताऊं कि महंगाई पिछले मई में 32% थी, अब 12% हम सोच रहे हैं। आप PTI की हुकूमत में 2 साल पहले छोड़ के क्या 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। अब एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, वही 30 अरब डॉलर की है, लेकिन इंपोर्ट 80 अरब से 55 अरब डॉलर हो गया। कुछ 50 अरब का जो फर्क था ना, वो 25 अरब करंट अकाउंट में फर्क हुआ है। तो हम महंगाई की कमर तोड़ दी हमने। लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन शेख साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बिल वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो वसूली छोड़ के वो सिर्फ फीडर्स ऑन कर रहे हैं, तो अजीब सी बात है। चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये चीफ एग्जीक्यूटिव कर क्या रहे हैं जी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? वो गंडापुर साहब ने तो गंडासा उठा लिया बाकायदा, बल्कि अब उनको डंडापुर कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आप अगर सूबा इस तरह चलाएंगे तो अल्टीमेटली तो कोलैप्स हो जाएंगे आप। देखिए, वाहिद सूबा है जिसका वजीर आला ट्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी तो कठपुतली हैं। लोगों पे तो हारी हुई है। उधर जो सिंध में जिस तरह का डाकाजनी हुई है वो सबके सामने है। जो कुछ बलूचिस्तान में सरफराज भुगटी को यहाँ से इंपोर्ट करके एस्टेब्लिशमेंट लेकर गई है,
और लेबल लगा दिया पीपल्स पार्टी का। वो तो बलूचिस्तान के अपने हैं सर। अच्छा, अपना होने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्टेड भी हैं और ट्रू सेंस में इलेक्टेड हैं। अच्छा, वाहिद आदमी है और जिस तरह का इलेक्ट होकर उनको लाया गया है वो सबको पता है। शेख साहब हंस रहे हैं। इलेक्टेड जो है वो ट्रू सेंस में एक सूबे का नुमाइंदा है, वो है अली अमीन गंडापुर। मेरी डिवीजन के अवाम का फैसलाबाद डिवीजन के हम 15 सीटें हार गए हैं, जो सेंट्रल ऑफ पंजाब की। सही बात। ये पता नहीं क्यों भैया, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूं, मैं पंजाब की बात करता हूं। आज आप अगर होते शेख साहब, आज आपके सामने जो हम फॉर्म 45 लेके जाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट में, आपको लग पता जाता। हम यही तो चीख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं, जो उनको आज भी गिला किया कि भाई आप कमीशन ही बना दो, आपके सामने सब आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नेक नियत है, इनको ऑर्डिनेंस करने की क्या जरूरत थी? क्यों फॉर्म 45 के मुताबिक आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपके दौर में हुए थे, आपको याद है? ऑर्डिनेंस की ऐसा बात लगता था फैक्ट्री लगा दी। मुझे बता दें, ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि आप रिटायर्ड जज विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस क्यों लगा रहे हैं? मकसद क्या है? आपने हशप करनी है, चीजों को खत्म करना है। आपने वो फॉर्म 45 के एक्चुअल जो काज है उसको आपने खत्म करना है। देखें, अली अमीन गंडापुर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, और वो सही जब आप जो कुछ कर रहा है वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। 335 करोड़ रुपए वापटा के देने, भाई उसने थोड़े देने, भाई भाई जिससे लेने हैं जाकर लेना, उसकी बिजली काट दें। देखें मैं अगर मैं डिफॉल्टर हूं, मैं अगर भी 85,000 रुपए का अभी मैं चेक देकर आया हूं अपने मुंशी को कि जाओ यार ये बिजली के बिल जमा कराओ, मुझे बता दें अगर मैं डिफॉल्टर हूं तो 1 घंटे के नोटिस पे मेरा बिजली काटे। आपने सर वो कुंडा लगा लेते हैं ना, डायरेक्ट लगा लेते हैं। आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करें, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिसी बनाएं, चारों चीफ मिनिस्टर्स को बिठाएं, आप बिठाएं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को मसले का हल निकालें। ये थोड़ा है, आप 1600 किसी के खिलाफ FIR नहीं होगी। अब मुझे बताएं कि अगर किसी ने कुंडा लगाया हुआ है, कोई बंदा जनरेटर ही उठा के, कोई बात नहीं की, बात ये ट्रांसफार्मर ही उठा के है कि अगर आपने लोड शेडिंग 22 घंटे करके वहां के लोगों को अजाब में मुसल्लत करना है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। मैं कहता हूं कि वो नुमाइंदा है। मैं इस बात पे भी एग्री करने को तैयार नहीं हूं कि आप 10 घंटे की 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। क्यों करें? बात यह है कि जब मैं बिल देने को तैयार हूं, मेरी बिजली क्यों काटें? जिसने बिल नहीं दिया उसकी बिजली काट दें। आप उसको सजा किस बात की साथ उस बंदे को दे रहे हैं जिस बंदा बिल देने को तैयार है? अपने दौर में आपने PTI का दौर था क्या ऐसा हुआ कि जो 10 घंटे 12 घंटे जो नहीं देता था उसका काटा? और दूसरा ये मुमकिन नहीं है, नहीं तो कोई पार्टी कर लेती करे। अच्छा, इसी जमाने में भी आपके MPs जाके इसी तरह फीडर ऑन कर देते थे, आपको याद नहीं है? ये तरीका नहीं है। आप गंदम स्कैंडल को तो हाथ लगाने को तैयार नहीं है। $150 बिलियन आप खा गए, $1 बिलियन आप खा गए हैं। मुझे बताएं, इस गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी क्यों नहीं करते? दुबई लीक्स के पैसे क्यों नहीं लाते? क्यों उसके खिलाफ वो जो इंक्वायरी की है? सर, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब का रवैया है गंडापुर साहब का, आप इसे जस्टिफाइड समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबको डायरेक्शनली पुल करना पड़ेगा इस मुश्किल से निकलने के लिए। अगर एक तरफ पुल नहीं करेंगे और दोनों अथॉरिटीज जो कि पहले भी बैठी थी 15 दिन पहले, अब दोबारा बैठें और अगर कोई उसमें डिफिकल्टीज हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां 20-22 घंटे की लोड शेडिंग है इतनी गर्मी में, उसको मैनेज करें, वहां पे कुछ रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें, लोकल पुलिस को यूज करें। जहां तक एक और उनका मसला है NHP का, जिसको नेट हाइडल प्रॉफिट कहते हैं, कभी आप मुझसे तफसीली समझ लीजिएगा, मैं इसको भी समझता हूं। एक AGN काजी का फॉर्मूला है, प्रोविंस उसके हिसाब से मांग रही है। नेपरा के टैरिफ में उतना है नहीं जो वापडा को दिया गया है, तो इस पर भी बातचीत करनी पड़ेगी। इससे जाहिर क्या हो रहा है जावेद साहब, जाहिर ये हो रहा है कि मसले मसाइल गंभीर हैं, उनका हल जो है वो प्रोफेशनली निकालना पड़ेगा। एंड बाकी बड़े स्टेक होल्डर्स को, जैसे ये दोनों हैं, जैसे बाकी पार्टीज हैं, उनको हर चीज को कहीं ना कहीं सॉर्ट करके गिव एंड टेक से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तो ये लिंगर ऑन कर जाते हैं। इसीलिए नेट हाइडल प्रॉफिट जो खैबर पख्तूनख्वा कहता है और जो फाइनेंस डिवीजन कहता है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है और वो हमेशा चलता रहता है। और जो कलेक्शन है वो कहां से आनी है? मैं जरा गुजारिश कर दूं पाकिस्तानियों के लिए कि वो कलेक्शन आपके, मेरे, KPK, बलोचिस्तान के बिलों में से ही आनी है नेट हाइडल प्रॉफिट की, पर वो उतना डाला ही नहीं जाता कॉस्ट में, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। ये सारे मसाइल बिजली के सेक्टर को आज यहां ला खड़ा किए, और मेरे लिए ये इतनी तकलीफ दे बात है कि 500-600 अरब का सर्कुलर डेट अगले साल भी जमा होगा, पर मैं आज भी उसको ठीक करने के काबिल नहीं हुआ। मैं आज भी पाकिस्तान में ये जानता हूं कि सारे डिस्कोज में अबव द नेपरा स्पेसिफाइड लिमिट नुकसान होगा।
ऐसे मुल्क चलेगा नहीं। हमें बहुत ही बड़े कलीदी फैसले करने पड़ेंगे, वरना हमारे जो सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको तकलीफ होती होगी कि उनके प्रोविंस में, पर उसका रिएक्शन रेवेन्यू लाना है, अथॉरिटीज के साथ बैठकर इस मसले को हल करना है, और जो डीपर मसाइल हैं उनको प्रोफेशनल्स को बिठाकर नए नए फार्मूलाज निकालना है। पर हम ये आज तक नहीं कर पा रहे। जो एक मैं जावेद साहब ट्राइंगल है मेरा, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री, और एक तीसरा ट्राइंगल में जो है वो है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी या प्रोफेशनलिज्म। वो आपको मालूम है कि सारे अदारों में मिसिंग रह गया है। आई थिंक दैट स्टिल इज द मिसिंग लिंक, ताकि मैं इनके साथ बैठ के एक एक मसले को सॉर्ट करके आगे चलूं। अगर ये नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद दोबारा मैं आपको कह रहा हूं कि 300-400 अरब फिर सर्कुलर डेट बढ़ गया। मैं एक अफसोस से आपको नंबर दूं, मैंने जब गवर्नमेंट को छोड़ा 19-20 की बात है, तो हमारा पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सर्कुलर डेट हमारा जो था गैस का वो 300-400 अरब था। और वो था क्यों? वो था इसलिए कि हम LNG लाकर डोमेस्टिक को दे रहे थे, और मैं तब भी कहता था कि ये काम ना करें। आज वो 20-2100 अरब पे चला गया है जावेद साहब। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। हमें बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे मुल्क को एनर्जी सेक्टर से निकालने के लिए। ठीक हो गया, यहां पे मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। वैसे शेख साहब ये फरमाइएगा कि ये जो ट्रिब्यूनल्स का इशू है कि आपने रातों रात एक ऑर्डिनेंस पास करवा के उन्होंने कि साबिक जज जो है ना वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बन सकते हैं, अब ये फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, और आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हल्फ भी ले लिया कि भाई हम जीते हुए हैं। तो आप जब इस टाइप की गवर्नमेंट बनाएंगे जिसके अंदर लोगों का जो मैंडेट है वो भी लेजिटिमेट नहीं होगा, तो फिर रेट तो खत्म हो जाएगी आपकी, कैसे काम करेंगे आप? देखिए ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे ये ऑलरेडी गए हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन का तो मैं भी हमेशा इलेक्शन लड़ता हूँ, तो जाता है ट्रिब्यूनल के पास आप जाते हैं या फिर कोर्ट्स में जाते हैं, तो ये इनके पास सारे फोरम्स हैं। लेकिन आपने छीन लिया। हमने तो कोई छीना नहीं, उसका बजाय आप बताएं कि उसका जो आप लीगल आपके पास है पोजीशन, वही है। अब तो हाई कोर्ट ने बना दिया, कोर्टों में जाए ना, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, देखिए ना ये आपके पास जो है, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा बात ये है कि आपने हमें पहले कहते थे ना हाई कोर्ट जाओ ना कहीं और सुप्रीम कोर्ट जाओ, ट्रिब्यूनल में जाओ, ठीक है, ट्रिब्यूनल में आप चले गए। ट्रिब्यूनल ने जब कहा आए जवाब जमा कराओ, फॉर्म 45 ले आओ, आप चले गए, ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस लाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि नहीं, वो जो ट्रिब्यूनल बनाए थे वो सब खत्म, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी खत्म, ये सारे केसेस ट्रांसफर करके हम अपनी मर्जी के घर बैठ के एक कोई रिटायर्ड जज बनाएंगे और उसके पास बिठा करके हम ऑर्डर ले लेंगे। अगर ये तर्ज अमल है तो मुझे बता दें कि फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लॉ में लिखी हुई है, वो आपने खत्म कर दी थ्रू ऑर्डिनेंस। चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से ट्रिब्यूनल बन गए, वो फंक्शनल हो गए, और जब कोई ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो जाए उससे आप केस चेंज नहीं करा सकते जब तक कि कुछ बहुत स्ट्रांग रीजंस ना हो, कोई मेलाफाइटी हो, जज की कोई रिश्तेदारी हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई और बात हो। आज सारी चीजें आपने उस जाली उस मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा तो इलेक्शन कमीशन मुल्ज़िम है और वो जो जीता हुआ है जाली तरीके से वो भी मुल्ज़िम है। वो दोनों ने मिली भगत करके कहा कि नहीं ये जज हमें कबूल नहीं है, हम अपनी मर्जी का जज बिठा के हम अपने हक में फैसला ले लेंगे। ये कानून बना दिया आपने। मुझे बताएं कि फिर हम जाएं तो जाएं कहां? लीगल तो आप मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, आप जो लीगली कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। बाकी मैंने तो देखा है अपनी फैसलाबाद डिवीजन सारी सीटें, आप पता नहीं क्या कहते हैं कि ये धांधली हुई वो धांधली हुई, 18 में से 15 सीटें तो आप जीते हुए हैं, तो हर जगह। और एक सीट हमने नहीं तो आपके खिलाफ तो झगड़ा नहीं किया, नहीं मैं पूरी 4 जहां झगड़ा है वहां तो मेजॉरिटी का 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हमने तो वो देखा है वहां पे इलेक्शन होते। गुजरावाला में हार गए, लाहौर की सीटें हार गए, बड़ी बड़ी देखिए ना, राणा सनाउल्लाह हमारे सदर से, पंजाब के सदर से, पूरा डिवीजन मुल्तान, केपीके में आप सारी सीटें जीत गए। हमने तो आप जिस जगह आप किसी को मानते हैं, लेकिन आप तो नहीं, हम मानते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मानते ना, आप तो ट्रिब्यूनल में गए, डिसऑनेस्टी करेगा तो कैसे माने? ये तो आपका राइट है। हमने ये कहा, देखिए ना शेख साहब, मैंने आज से 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान के साथ मिलके, हम सबसे पहले 8 फरवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, जी आप ट्रिब्यूनल बना दे, कमीशन बना दें। हमने कहा जी
आप हमारी कोई एक सीट नहीं, सारी सीटों पे हाथ रखें, हम उसको ओपन करने को तैयार हैं। लेट द इलेक्शन कमीशन शुड फंक्शन इट, और वो कहे हाँ जी आप उसका ऑडिट करा ले। हमें अपनी किसी सीट पे एतराज नहीं है कि जी हम वहां जहां से गलत जीते हैं या वहां से सही जीते हैं, कोई हमारे पे एतराज करता है तो हम कहते हैं हाजिर। मैं तो शाहीन साहब ये समझता हूँ, देखिए ना आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आप गए हुए हैं, अच्छा क्या ऑर्डिनेंस निकालना इलीगल है? मुझे तो नहीं, आप ज्यादा मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। आपके पास सारे तो हैं, ऑप्शंस हैं। 2018 में इलेक्शन हुआ, आपने देखा किस तरह हुआ है, वो हमने वो भी देखा। यहाँ मैं तो एक सारी सीटें तो आप जीत गए हैं, वहां तो आप पता नहीं कैसे फिर वहां ठीक इलेक्शन हो गया। हमारे सदर हार गए, जो रिटर्निंग अफसर स्ट्रांग था, जो कंप्रोमाइज जिसने नहीं किया। देखें नवाज शरीफ साहब का मियां जावेद लतीफ साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैं अपने हल्के की बात करता हूं, वो कहते हैं जी फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खोल देंगे। अल जजीरा ने वहां उसका इंटरव्यू किया जी, वैलिड उसके जो वोट पड़े हैं, वैलिड वोटों से भी उसकी तादाद बढ़ा दी। वैसे आपके सामने अब वैसे खामोश हो गए हैं, वो पुरानी बातें हो गई, अब उन्होंने अपना मौका बदल लिया। मैं अल जजीरा की बात कर रहा हूँ। अच्छा अल जजीरा ने बदल लिया, अल जजीरा ने नहीं बदला, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब को खामोश करा दिया क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आज देखें इनके अपने मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसका हल नहीं निकाल सकती? जो आपने ये किया ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाए ना, बस ठीक है, जो आपको तो मिलेगा ना। सुने आपने ये फैसला कर दिया कि जो आप पारा की रोड से गुजरेगा, हमने क्या उसको जनाब 6 महीने की सजा हो जाएगी। जब तक कि उसका काबिल फैसला आएगा तब तक तो हर गुजरने वाले को 6 महीने की सजा देते जा रहे हैं आप। तो अब बताइए ये ऑर्डिनेंस या तो आप कहें कि गैर कानूनी है, देखें और आपके दौर में नहीं होते रहे। आपने अभी बताया कि सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस एक है ऑर्डिनेंस का आना, एक है उस ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ क्या है, एक है कानून बनाने का अख्तियार, तो इमरजेंसी में एक है वो कानून बनाए। आपके हम गए हुए हैं, हम हाईकोर्ट में गए, आप सब्र करें। अब तो शेर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक फैसला करेगी मेरा ख्याल है। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला बहुत आसान है, और अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।